हेलो सबको। फर्स्ट ऑफ ऑल सबको हैप्पी न्यू ईयर। 2022 में हम लोग एंट्री कर चुके हैं एंड 2022 में एंट्री करते ही सबसे पहले खतरे की घंटी भी बज चुकी है। टर्म टू एग्जामिनेशंस में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। सो बेसिकली टर्म टू एग्जामिनेशंस जो है, बेसिकली अगर हम ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि टर्म टू में सिलेबस किस टाइप का है एंड कितने कितने चैप्टर से कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। सो क्लास 12th आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज, दैट मीन्स टर्म टू एग्जामिनेशन प्लस CUCET, इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद में बात करेंगे वीडियो के लास्ट पार्ट में। सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टर्म टू एग्जामिनेशन प्लस CUCET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो ये टर्म टू के साथ किस तरह से रिलेट है इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली अगर हम टर्म टू एग्जाम्स के बारे में बात करें ह्यूमैनिटीज में, मींस आर्ट्स में, सो हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास मेन सब्जेक्ट्स यही होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा आप लोगों के पास कुछ लैंग्वेज होगा, कुछ फिजिकल एजुकेशन होंगे, हिंदी, इंग्लिश या जो भी अनादर होम साइंस वगैरह। बच्चे स्टूडेंट्स लोग, आप लोग बहुत मैक्सिमम अनादर मीन्स जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है वो आप टेक करते हो। सो जो ह्यूमैनिटीज में जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, दैट मीन्स जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन्हीं सब्जेक्ट्स को लेते हैं वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा आप लोगों के पास जो भी आपके ऑप्शनल या इंग्लिश जो भी है वो होगा। सो हमारा आज का जो मेन वीडियो का मोटो है वो ये है कि हमें टर्म टू एग्जामिनेशन को समझना है प्लस CUCET, ये जो स्कॉलरशिप एग्जाम है इसके बारे में समझना है। दैट मीन्स हमने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवीजन कर दिया है। दैट मीन्स स्टार्टिंग के पार्ट में हम टर्म टू एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर जो एंड का पार्ट होगा उसमें हम CUCET के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिलेबस देखते हैं कि टर्म टू का सिलेबस क्या है। जो टर्म टू है उसमें हिस्ट्री का सिलेबस क्या है एंड ज्योग्राफी का सिलेबस क्या है एंड पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है। बिकॉज अब टाइम ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम 2.5 मंथ्स, जनवरी फरवरी एंड हाफ मंथ्स आप मार्च का मान लीजिए। बिकॉज इस बार एग्जामिनेशंस डिले होगा बट कैंसल नहीं होगा। मैं आप लोगों को फिर एक बार कहता हूं, इस बार आप लोगों का टर्म टू का एग्जामिनेशन, मैक्सिमम जो बच्चे दिल्ली में हैं आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। हो सकता है कि पोस्टपोन कर दे, पोस्टपोन मींस मार्च नहीं अप्रैल से शुरू करें, बिकॉज ओमिक्रॉन जो न्यू वेरिएंट आया कोविड का भी, उसके लेकर थोड़ा सा खतरे की जो घंटी है वो भी बज रही है। सो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, बट आप लोग ये मान के चलिए कि 95% चांस है, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम अब कम है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो दिसंबर 22 को टर्म 1 कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट्स का, देन आफ्टर टर्म 2 के लिए आपको सिर्फ 2 महीने का टाइम दिया, जनवरी फरवरी। तो जनवरी फरवरी में तो किसी भी तरह से टर्म 2 की तैयारी हो भी नहीं सकती है, बट हाँ हम कोशिश करेंगे करने की पूरी तरह से। बट हाँ मान के चलिए कि 1 महीना आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। दैट मीन्स जो आपका फाइनल एग्जाम या टर्म 2 एग्जाम मार्च में होने वाला था वो अप्रैल से शुरू हो, ताकि आपको 1 महीने का और टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। बट हाँ आप ये बिल्कुल मान के मत चलिए कि आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा। सो बेसिकली हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि सिलेबस हमारा क्या है। दैट मीन्स फर्स्ट हिस्ट्री, देन आफ्टर ज्योग्राफी, देन आफ्टर पॉलिटिकल साइंस। इन सब के मेन सिलेबस जो है वो क्या है। सिलेबस की PDF जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप सिलेबस की जो PDF है उसको आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो कि टर्म 2 में आपका CBSE में ह्यूमैनिटीज में सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का इस बार आने वाला है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं कि हिस्ट्री में क्या क्या है, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, और चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हम देख लेते हैं कि किस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं जो आपसे पूछा जाएगा। सो टर्म टू एग्जामिनेशंस हिस्ट्री क्लास 12। तो सबसे फर्स्ट हम हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं
कि टर्म 2 में आपका हिस्ट्री में जो सिलेबस है वो क्या है, एंड उस सिलेबस के रिगार्डिंग आपको कितना प्रिपरेशन करना है, कितने चैप्टर की तैयारी जो है वो आपको करना है। सो हिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट आपका थीम 9 ये आ रहा है, जिस चैप्टर का नाम क्या है, किंग्स एंड क्रोनिकल्स। किंग्स एंड क्रोनिकल्स यानी कि इस चैप्टर में बेसिकली आप मुगल इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि द स्टोरी ऑफ मुगल अंपायर। आप सब लोगों ने राजा अकबर के बारे में सुना होगा, हुमायूं, दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब है, बाबर, ये सब मुगल रूलर थे, शाहजहां, औरंगजेब, जिन लोगों ने हमारे इंडिया के ऊपर अप्रोक्सीमेट 350 ईयर्स, दैट मीन्स 350 साल तक इन लोगों ने रूल किया। आप सोचो अगर मुगल लोग नहीं आते तो ना तो आज दिल्ली का लाल किला होता, ना तो ताजमहल होता, और ना ही जामा मस्जिद होता, बिकॉज ये बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग है, मॉन्यूमेंट्स है, इनको मुगल राजाओं ने बनाया था। सो जो आपका पहला टॉपिक है थीम 9, दैट मीन्स चैप्टर 9, वो क्या है, किंग्स एंड क्रोनिकल्स, यानी कि द स्टोरी ऑफ मुगल अंपायर। हिंदुस्तान में मुगल लोगों की एंट्री कैसे हुई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने आके इब्राहिम लोधी के साथ बैटल में फोर्ट किया, उसके बाद जाके मुगल अंपायर स्टैब्लिश हुआ। तो ये जो स्टोरी है ये इस चैप्टर का मेन जो सेंटर या मेन जो टॉपिक है वो यही है, किंग्स एंड क्रोनिकल। किंग्स मीन्स राजा, क्रोनिकल्स मीन्स जो हैंड रिटन बुक होती है उनको क्रोनिकल्स कहा जाता है, क्योंकि उस टाइम पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। आज से हम 500 या 600 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, हैंड रिटन बुक होती थी, उनको क्रोनिकल्स कहा जाता था। दैट मीन्स मैन्यूस्क्रिप्ट आप कह सकते हो, या इंस्क्रिप्शन, वन टाइप, एक तरह से इंस्क्रिप्शन भी हम कह सकते हैं। सो किंग्स एंड क्रोनिकल्स द स्टोरी ऑफ मुगल अंपायर, दैट मीन्स इस चैप्टर में आप मुगल अंपायर की स्टोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये अकेला चैप्टर, ओनली सिंगल चैप्टर जो ये 10 मार्क्स 10 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में टर्म 2 में, यानी कि जो मार्च या अप्रैल में जो आपका एग्जाम होगा उसमें 10 नंबर का ये यहां से क्वेश्चंस आएंगे। सो द स्टोरी ऑफ मुगल अंपायर के बाद देन आफ्टर जो नेक्स्ट है वो है थीम 10, यानी कि चैप्टर नंबर 10 जो है वो आपका सिलेबस में आ रहा है। क्या नाम है चैप्टर का, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। एंड द कंट्री साइड यानी कि इंडिया में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस पर्पस से इंडिया में आई थी, उसके बाद उन्होंने कौन कौन से रूल लगाया, किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो स्टार्टिंग का पीरियड था इंडिया में, उस स्टार्टिंग पीरियड में किस तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो बिजनेस के पर्पस से इंडिया में आई थी उसने किस तरीके से लॉ, किस तरीके से एक्ट को लगाया ताकि इंडिया में अपना कंट्रोल एंड जो अपना कैप्चर है उसको पूरी तरीके से होल्डिंग कर सके, पूरी तरीके से उसको अपने मीन्स एक तरह का डोमिनेंस, अपना जो डोमिनेंस वो किस तरह से रख सके, कौन कौन से कानून बनाया, इन सब के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना। बट इस चैप्टर में जो चैप्टर 10 है कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, तो इस चैप्टर में बेसिकली ये चैप्टर जो है आपका हाफ चैप्टर आ रहा है, यानी कि अगर आप पीडीएफ में देखोगे तो आपके एनसीईआरटी में जो पेज नंबर कितना से कितना, पेज नंबर 257 से 274, यानी कि हमें सिर्फ इतने ही पेजेस इसमें पढ़ने हैं, पूरा चैप्टर नहीं आएगा। यानी कि पेज नंबर 257 से 274 तक जितने भी टॉपिक होंगे इस चैप्टर में उन्हीं के ऊपर हमें डिस्कस करना, इसी चैप्टर से रिलेटेड हमारे में क्वेश्चन जो है वो आएंगे। सो ये हो गया आपका थीम 10 कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड। नेक्स्ट जो है वो आपका है थीम 11, यानी कि चैप्टर 11। थीम 11 जो है वो क्या है, रिबेल्स एंड राज, रिबेल्स एंड राज, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर रिबेल्स एंड राज। ये जो चैप्टर है वो क्या, द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस या फ्रीडम स्ट्रगल, भारत में आजादी की शुरुआत कब हुई, 1857 से हुई।
गांधी जी, नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने भारत की फ्रीडम के लिए बहुत लड़ाइयां लड़ी, पर इनसे भी पहले भारत की आजादी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। उसी के बारे में चैप्टर है, जिसमें हम झांसी की रानी के बारे में बात करेंगे, तात्या टोपे के बारे में बात करेंगे, मंगल पांडे के बारे में बात करेंगे। मंगल पांडे हिंदुस्तान का वो पहला इंसान था जिसको ब्रिटिश सरकार ने फांसी पे लटकाया था, पहला विद्रोही या पहला क्रांतिकारी, दैट मीन्स द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर ऑफ द इंडिया, मतलब वो पहला इंसान जिसने पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, मंगल पांडे। तो उन सब के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि इस चैप्टर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट बैटल ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस मीन्स भारत की आजादी की जो पहली लड़ाई थी, जिसमें झांसी की रानी, तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहेब, बहुत वीर कुंवर सिंह, बहुत बड़े बड़े लोगों ने, बहुत अनगिनत अनकाउंटेबल लोगों ने अपना पार्टिसिपेट किया ताकि भारत माता को अंग्रेजी हुकूमत से आजाद करवाया जाए। तो उसके बारे में ये चैप्टर है। सो ये आपका थीम 11। देन आफ्टर नेक्स्ट चैप्टर जो है वो है थीम 13, दैट मीन्स थीम 13 यानी कि चैप्टर 13। 9, 10, 11, 12 नहीं है, 12 नहीं आएगा, 13 है। क्या है ये चैप्टर 13? महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी कि भारत में गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहां से निकालने के लिए जो जो मूवमेंट चलाया वो सब इस चैप्टर में हमें डिस्कस करना। यानी कि इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की आजादी की जो स्ट्रगल थी, कब से लेकर कब तक? फ्रॉम 1915 टू 1947। इस चैप्टर में हम यहीं तक पढ़ेंगे। मीन्स इस चैप्टर का जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है, जो मेन आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि 1915 1915 से 1947 तक गांधी जी ने भारत की इंडिपेंडेंस के लिए, गांधी जी ने इंडिया की आजादी के लिए क्या क्या काम किया, किस तरीके से मूवमेंट चला। आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट, सॉल्ट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए बहुत सारे मूवमेंट चलाए थे। सो उन मूवमेंट के बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, फ्रॉम 1915 टू 1947, बिकॉज 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया। सो 1915 से 1947 इस पीरियड के बीच में इंडिया में जो जो मूवमेंट चलाए गए, गांधी जी जिस मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, चाहे वो सॉल्ट सत्याग्रह हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, चाहे वो खिलाफत मूवमेंट हो, चाहे वो क्विट इंडिया मूवमेंट हो, जितने भी मूवमेंट थे उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट यही है। नेक्स्ट चैप्टर 13 के बाद 14 नहीं है, 14 मिसिंग है, थीम 15 यानी कि चैप्टर नंबर 15। सो चैप्टर नंबर 15 में जो है वो है फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, भारत की आजादी के बाद इंडिया में जो हमारा संविधान बनाया गया वो किस तरीके से बनाया गया। इंडिया का जो रूल ऑफ लॉ का बुक है, जिसको हम भारत का संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके फाउंडर फादर या राइटर कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो किस तरह से बनाया गया? फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया की आजादी के बाद जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसका क्या इतिहास है, उसका क्या हिस्ट्री है, कौन कौन वो लोग थे जिन्होंने इस टाइम पे मीन्स 1947 के बाद इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, किन किन लोगों ने डिबेट किया। वी नो दैट, हम सबको पता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी जो थे वो इसके राइटर थे, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे, हम सबको पता है।
बट उनके अलावा और भी बहुत सारे मेंबर थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनका भी कंट्रीब्यूशन है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करना है। फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली इस चैप्टर में आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एक न्यू कंट्री बना था, बिकॉज इंडिया का जो बर्थडे है वो क्या है, अगर जैसे हमारा हर एक इंडिविजुअल पर्सन का एक बर्थ डेट होता है, वैसे अगर इंडिया का बर्थ डेट के बारे में आपको बताएं या आप सोचो तो क्या है 15 अगस्त 1947, बिकॉज हमारा जन्म उसी दिन हुआ। तो आफ्टर द बर्थ ए न्यू नेशन स्टेट, मतलब इंडिया की आजादी के बाद इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किस तरीके से बनाया गया, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में बेसिकली डिस्कस करना है। सो चैप्टर 10, 11, 13 एंड 15, यानी कि अगर हम इनकी मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें, सो थीम 10, 11, 13 एंड 15, ये चारों जो थीम है, यानी कि चैप्टर 10, चैप्टर 11, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 15, ये जो 4 चैप्टर है, ये 4 चैप्टर को कंबाइन करके ये 30 मार्क्स का इनमें से क्वेश्चन आएगा, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है। ओके, सो चैप्टर 9 ओनली 10 मार्क्स का ये अकेला चैप्टर है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर जो 9 है वो 10 मार्क्स का है, एंड चैप्टर 10 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15, ये चारों चैप्टर को ऐड करके 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब ये क्लियरली हम नहीं बता सकते हैं कि इस चैप्टर से भी 10 आएगा, इस चैप्टर से भी 10 आएगा, इस चैप्टर से 5 और 5 नहीं, बट हाँ मैं आप लोगों को एक चीज बता सकता हूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस चैप्टर से आएंगे, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, यानी कि दैट मीन्स इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की आजादी की जो स्ट्रगल थी, महात्मा गांधी वाला जो चैप्टर है, इन चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि ऑल ओवर 10, 11, 13 एंड 15, इन चारों चैप्टर को कंबाइन करके 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बट ये जो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, 30 मार्क्स में सबसे ज्यादा इस चैप्टर से आएंगे, मे बी 10 या 12 नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएंगे, और जो 20 नंबर के क्वेश्चन है वो इन 3 चैप्टर से आ सकते हैं। ये चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, चैप्टर 13 जो है महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट। सो दैट मीन्स 10 नंबर हमारा यहां हो गया प्लस 30, 10 प्लस 30 इक्वल टू 40 मार्क्स। दैट मीन्स टर्म 2 जो है ये आपका टोटल कितना है, 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, और 40 मार्क्स में ही हमें स्कोर करना है। ओके, बट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो ये है कि जिस तरीके से आपने टर्म 1 में एग्जाम दिया था, सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव थे, मीन्स एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपने ओएमआर सीट को फिल किया है। टर्म 2 इस तरीके से नहीं है, टर्म 2 पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा। दैट मीन्स 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आएंगे, 3 नंबर के क्वेश्चंस भी आएंगे, एंड 4 नंबर के क्वेश्चन जो है वो भी आएंगे। यानी कि टर्म 1 आपका ऑब्जेक्टिव था एंड टर्म 2 जो है वो सब्जेक्टिव होगा। दैट मीन्स जो आपका मार्च अप्रैल में फाइनल एग्जामिनेशन होगा वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आएंगे। कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन 4 नंबर के भी आएंगे, कुछ 5 नंबर के भी आएंगे, या जो भी नंबरिंग होगा वो मैं आपको एग्जाम से पहले ब्लूप्रिंट जो है एक बार डिस्कस कर लेंगे कि किसका क्या क्या है। प्लस दैट मीन्स अगर हम कंप्लीटली बात करें, सो थीम 9 ये ओनली 10 मार्क्स, एंड थीम 11 थीम 10, थीम 11, थीम 13 एंड थीम 15, ये 4 चैप्टर जो है ये आएगा 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स इंक्लूडिंग मैप वर्क, इंक्लूडिंग इसी में मैप वर्क भी इंक्लूड है, इंक्लूडिंग मैप वर्क, जो मैप है वो भी इसी में ही इंक्लूड है, मैप वर्क। सो दैट मीन्स टोटल 40 मार्क्स, 40 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर है। एंड एग्जाम का जो टाइमिंग होगा वो 1.5 आवर का होगा, एंड ऑल क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स होंगे, कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नहीं होगा।
तो ये पूरा हिस्ट्री का फॉर्मेट था कि हिस्ट्री में थीम 9 हम लोगों ने डिस्कस किया, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, यानी कि द स्टोरी ऑफ मुगल एम्पायर। इसके बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर 10 कॉलोनलिज्म एंड द कंट्री साइड। थीम 11 रिबेल्स एंड द राज, झांसी रानी महारानी लक्ष्मीबाई, उन सब के बारे में। थीम 13 में महात्मा गांधी एंड उनके थ्रू जितने भी मूवमेंट चलाए गए। एंड थीम 15 फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उस टाइम इंडिया का प्रोपोगेंडा या इंडिया की आइडियोलॉजी और वो कौन लोग थे, वो पीपल कौन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में पार्टिसिपेट किया, उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। 30 मार्क्स प्लस 10 40 इंक्लूडिंग मैप वर्क। ये आपका कंप्लीट हिस्ट्री का सिलेबस है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम 1.5 आवर का होगा। टर्म 1 में एक बेनिफिट ये था कि आपका ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, यानी कि आपको ओनली ओएमआर सीट में जो भी आपका फिल करना या टिक करना ऑप्शन ए बी सी डी एमसीक्यू क्वेश्चन था। बट टर्म 2 में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ऑल क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्टिव होंगे, यानी कि आपको अगर कोई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आपको 2 पॉइंट लिखने ही पड़ेंगे। अगर मान लो कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, 5 पॉइंट लिखोगे तब जाकर आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये इसका एक सिंपल सा डीमेरिट हम मान सकते हैं इन कंपैरिजन टू टर्म 1। मतलब अगर टर्म 1 के साथ अगर हम कंपेयर करें टर्म 2 को, तो एक थोड़ा सा डीमेरिट हम मान सकते हैं कि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और लॉन्ग क्वेश्चन में आपको अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है कोई, तो उस क्वेश्चन में आपको 5 पॉइंट लिखोगे तभी जाकर आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। सो ये कंप्लीट हमारा हिस्ट्री का जो मीन्स सिलेबस था, हिस्ट्री के सिलेबस के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया। देन आफ्टर बात करते हैं किसके बारे में, ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में हम सबको पता है बुक 1 एंड बुक 2 बुक्स है हमारे पास ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो। सो ज्योग्राफी टर्म 2 क्लास 12th। सो फर्स्ट जो बुक है बुक 1 जो है वो क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसको हम वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कहते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी हमारा बुक 1 है। देन आफ्टर जो बुक 2 है, बुक 2 क्या है, बुक 2 जो है वो है इंडियन ज्योग्राफी यानी कि इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी। सो 2 पार्ट्स में इसके सिलेबस को डिवीजन किया गया, बुक 1 एंड बुक 2। अगर हम इसके सिलेबस के बारे में बात करें, मुझे एक सेकंड देख लेने दो कि ज्योग्राफी में कितने कितने सब्जेक्ट मीन चैप्टर जो दिए गए हैं। ओके, सो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, सो ज्योग्राफी में चैप्टर 6 बुक 1 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्या नाम है, सेकेंडरी एक्टिविटीज। ओके, चैप्टर 7 टर्सरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज एंड चैप्टर 8 टर्सरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज। चैप्टर 8 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये टोटल 3 चैप्टर्स हैं हमारे बुक 1 यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में, बुक 1। सो बुक 1 में हमारे जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स हैं यानी कि चैप्टर 6 एंड चैप्टर 7 सेकेंडरी एक्टिविटी, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि चीजों को किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड हमारे इंडिया की इकोनॉमी हो या वर्ल्ड की इकोनॉमी हो, किस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है उन सब के बारे में। एंड चैप्टर 7 में हमारा क्या है, टर्सरी एंड क्वार्टनरी एक्टिविटीज। ये 2 चैप्टर इंक्लूड होके 9 मार्क्स
9 नंबर के इनमें से क्वेश्चंस आएंगे। एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो चैप्टर 8 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये ओनली सिंगल चैप्टर जो है वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन इनमें से आएगा। किसमें से? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से। देन आफ्टर बुक 2 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी यानी कि इंडियन ज्योग्राफी, अगर हम इसमें बात करें तो इसमें हमारे पास चैप्टर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, चैप्टर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, इन सिंपल सी बात है इंडियन ज्योग्राफी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ये अनदर चैप्टर। चैप्टर 10, अच्छा चैप्टर 10 यस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। एंड चैप्टर 12 11 मिस है, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। दैट मीन्स इस चैप्टर में पॉल्यूशन के बारे में हमें डिस्कस करना है, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सब ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यू, ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, ये टोटल हमारे पास 4 चैप्टर इसमें। एंड मैप वर्क जो है वो 5 मार्क का, 5 नंबर का मैप वर्क है। ओके, चैप्टर 7 और 9 इन दोनों को ऐड करके ये 7 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 7 और 9 जो है ये दोनों को ऐड करके कितना आएगा? 7 मार्क्स का। इसको हम कहीं पे एडजस्ट कर देते हैं, यहां लिख देते हैं 7 मार्क्स। ओके, एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ये चैप्टर अकेला जो है, ये चैप्टर अकेला 4 मार्क्स का आ रहा है, 4 मार्क्स। चैप्टर 12 ये भी कितना, ये भी आ रहा है 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। अब अगर हम ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन करें तो ज्योग्राफी में हमारे पास टोटल जो सिलेबस है, बुक 1 यानी कि जो हमारा फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का बुक है, जो फर्स्ट बुक है हमारा, इसमें से हमारे पास 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। चैप्टर 6 सेकेंडरी एक्टिविटीज, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड चैप्टर 7 टर्सरी एंड क्वाटनरी एक्टिविटी, जिसमें हम सर्विस सेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जिसमें ट्रांसपोर्ट व्हीकल, रेलवे, बस, ट्रक, एरोप्लेन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। सो ये चैप्टर दोनों, जो चैप्टर 6 चैप्टर 7 दोनों को कंबाइन करके इसमें से 9 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। एंड अकेले ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर से 6 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। बुक 2 की तरफ अगर आए, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, दैट मीन्स इंडियन ज्योग्राफी, चैप्टर 7 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, ये हमें इंडिया के डाटा के बारे में डिस्कस करना कि इंडिया में मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस कहां है, माइंस कहां है। एंड चैप्टर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मींस इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद किस तरीके से प्लानिंग किया गया हमारे डिफरेंट एरिया को डेवलप करने के लिए, जो बैकवर्ड एरिया उनको डेवलप करने के लिए, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये दोनों चैप्टर कंबाइन करके 7 मार्क्स का आएगा। दोनों चैप्टर 7 एंड चैप्टर 9 दोनों को कंबाइन करके ये 7 मार्क्स का आएगा। चैप्टर 10 ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यहां पे भी था। अब आप सोचोगे इनके बीच में डिफरेंस क्या है। जो यहां ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, ये बुक 1 फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में जो चैप्टर 8 पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, इस पे हम
वर्ल्ड डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड डाटा। एंड जो यहां पर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये इंडियन ज्योग्राफी का है, यहां पे हम इंडियन डाटा के बारे में डिस्कस करेंगे। अंतर बस इतना है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि इस चैप्टर में हमें वर्ल्ड के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है, इस चैप्टर में हमें इंडिया के अकॉर्डिंग डिस्कस करना है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये 4 मार्क्स का आ रहा है। एंड चैप्टर 12 ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स। इंडिया में पॉल्यूशन के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, लाइक नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, बहुत सारे पॉल्यूशन है, डिफरेंट टाइप के पॉल्यूशन होती है इंडिया में, उनके बारे में ये चैप्टर है जो 4 मार्क्स का है। प्लस 5 मार्क्स का क्या है, मैप वर्क, ये 5 मार्क्स का। अब एक बार ऐड कर लेते हैं, 9 + 6 + 9 6 हो गया, +7 +4 4, दैट मीन्स 8। हम सीधा लिख देते हैं, तो कितना हो गया, 9 + 6 15, 8 + 7 कितना हो गया, 15 15 30 +5 मैप वर्क, दैट मीन्स 35। आपका टर्म 2 जो है ज्योग्राफी में वो 35 नंबर का आएगा। एंड 35 नंबर का जो टर्म 2 है, टोटल तो 35 नंबर के मार्क्स हैं, टोटल जो है, बट 35 मार्क्स जो है वो तो है, बट यहां पे भी ऑब्जेक्टिव्स नहीं है। ऑल क्वेश्चन जो होंगे वो सब्जेक्टिव्स होंगे, यानी कि एमसीक्यू की तरह यहां क्वेश्चंस नहीं आएगा टर्म 2 में। जैसे हिस्ट्री में मैंने आप लोगों को अभी समझाया, वैसे ही ज्योग्राफी में भी सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव आएंगे। दैट मीन्स 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चन, 4 मार्क के क्वेश्चन, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। कोई भी एमसीक्यू या उस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा। दैट मीन्स अगर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन आया तो आपको फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे पूरे, तब जाकर आपको एग्जामिनर पूरे 5 नंबर देगा, अदरवाइज आप स्कोर नहीं कर सकते हो। टर्म 1 में बेनिफिट क्या था कि आपको सिर्फ आपको टिक मारना था एमसीक्यू में जो भी ऑप्शन है। यहां एग्जाम जो है यहां पे भी 1.5 आवर का है, 1.5 आवर का। टाइम की बहुत कमी होगी एग्जाम में, बिकॉज सारे क्वेश्चंस आपको लिखने हैं। 1.5 घंटे में 35 नंबर के क्वेश्चंस को आपको लिखने हैं, आंसर्स लिखना है, लॉन्ग आंसर होंगे। टर्म 1 में एक बेनिफिट था कि आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आंसर जो थे, मींस जो क्वेश्चंस के आंसर थे उनको लिखना नहीं पड़ रहा था, ओनली ओएमआर सीट में उनके ऑप्शन को फिल करना पड़ रहा था। बट यहां ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऑल क्वेश्चन पेपर जो होगा सब्जेक्टिव होगा, लिखना पड़ेगा आपको। 5 नंबर का क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, 7 मार्क का क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, नहीं होगा वरना। तो यहां पे आपको थोड़ा सा अपना टाइम के अकॉर्डिंग रिटर्न प्रैक्टिस करना होगा, बिकॉज आपका वरना ये क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है वो मिस हो जाएंगे, क्योंकि 1.5 घंटे के अंदर आपको लॉन्ग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो थोड़ा सा आपको अभी से एक हैबिट बनाओ ताकि आप लोग रिटर्न का जो स्पीड है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करो, बिकॉज यहां पे नो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्टिव्स होंगे। सो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है टर्म 1 एंड टर्म 2 के बीच में, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी भी कंफ्यूजन है कि टर्म 2 भी एमसीक्यू ही होगा, ऐसा नहीं होगा। टर्म 2 जो है वो आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव होगा, यानी कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आंसर्स को लिखना होगा। आंसर्स जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स को आपको सॉल्व करना होगा। सो ज्योग्राफी की बात हमारी कंप्लीट हुई। एंड द फाइनली पॉलिटिकल साइंस, जिन स्टूडेंट्स के पास पॉलिटिकल साइंस है उनको अपना सिलेबस एंड जो पॉलिटिकल साइंस में जो चैप्टर्स है उनका इंट्रोडक्शन एक बार ध्यान से देख लेना क्या क्या है। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ताकि आपको सिलेबस आप स्टोर करके अपने मोबाइल या लैपटॉप में रखिए। पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 टर्म 2। पॉलिटिकल साइंस में भी आपके पास 2 बुक्स हैं। बुक वन जिसको आप कहते हो कंटेम्पररी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि बुक 1 जो है आपका वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एंड बुक टू ये क्या आपका इंडियन पॉलिटिक्स, यानी कि भारत की राजनीति,
इंडिया की जो पॉलिटिक्स है उसके बारे में। सो बुक 1 बुक 2 दो आपके पास ओनली बुक है। अब हम एक बार सिलेबस देखते हैं कि बुक 1 एंड बुक 2 के बीच में क्या क्या डिफरेंस है और इनका सिलेबस जो है वो किस तरीके से है। सो बुक 1 में वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट आपका चैप्टर 4 न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर्स। ये चैप्टर आपका ओनली सिंगल चैप्टर 8 मार्क्स। माय गॉड, मीन्स 8 नंबर बहुत ज्यादा होता है। चैप्टर 5 साउथ एशिया, साउथ एशिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड, एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड, एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड। ये चैप्टर भी आपका सिंगल चैप्टर 6 मार्क्स का, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये चैप्टर भी सिंगल चैप्टर आपका 6 मार्क्स का। दैट मीन्स बुक 1 में आपके टोटल 3 चैप्टर्स हैं। इंडियन बुक के बारे में अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम, एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, बिकॉज इंडियन पॉलिटिक्स है, सिस्टम इन इंडिया। चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, ये मैंने दोनों इसलिए लिखा बिकॉज दोनों चैप्टर कंबाइंड होके ये डेमोक्रेटिक, दोनों चैप्टर कंबाइंड है इसमें। वो आप लोगों को सिलेबस में जब हम लोग डिस्कस करेंगे उस टाइम पे मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि कितना पार्ट चैप्टर 5 में और कितना पार्ट चैप्टर 6 में है। डेमोक्रेटिक ओके, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 जो है ये दोनों कंबाइंड होकर आएगा। एंड चैप्टर 9 आपका है इंडियन पॉलिटिक्स, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट। ये चैप्टर जो है ये आपका सिंगल चैप्टर, ओके। ये चैप्टर आपका है 6 मार्क्स। चैप्टर 5 एंड 6 ये चैप्टर है आपका 6 मार्क्स। एंड चैप्टर 9 ये चैप्टर है, ये भी बड़ा चैप्टर है, 8 मार्क्स, 8 मार्क्स इंक्लूडिंग मैप वर्क, मैप वर्क जो है वो इंक्लूड है, ओके। अब एक बार हम डिस्कस करते हैं कि क्या क्या कंडीशन है इनकी। सो पॉलिटिकल साइंस में आपका टर्म 2 में जो चैप्टर्स हैं बुक 1 यानी कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स से कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स से? चैप्टर 4 क्या है? न्यू सेंटर ऑफ पावर। दैट मीन्स पूरे वर्ल्ड में वो कौन कौन से न्यू पावर हैं जो न्यू पावर ऑफ सेंटर के तौर पर डेवलप हुए हैं। लाइक एशियान, यूरोपियन यूनियन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वर्ल्ड में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यू पावर की तरह डेवलप हुए हैं, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ये अकेला ओनली सिंगल चैप्टर 8 मार्क्स का आ रहा है। चैप्टर 5 साउथ एशिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड, दैट मीन साउथ एशिया जिसमें इंडिया भी आता है। साउथ एशिया में इंडिया भी एक पार्ट है, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब साउथ एशिया के पार्ट है। तो इन कंट्रीज के साथ इंडिया का क्या रिलेशन है और इन कंट्रीज का जो ग्रुप है जिनको हम साउथ एशिया कहते हैं, उसमें इन कंट्रीज का क्या रोल प्ले करते हैं ये कंट्री साउथ एशिया के रीजन में, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। ये चैप्टर आपका 6 मार्क्स का आएगा। एंड चैप्टर 9 ग्लोबलाइजेशन, ये चैप्टर जो है आपका 6 मार्क्स का आएगा। ग्लोबलाइजेशन मीन्स वर्ल्ड, दैट मीन्स वर्ल्ड में जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, मेन इश्यूज हैं, चाहे वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो,
चाहे वो कोविड प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज हो। बेसिकली ग्लोबलाइजेशन में हमें पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी कंट्री उन सब में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है लाइक ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उनके बारे में हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो ये चैप्टर 6 मार्क्स का। सो दैट मीन्स 8 + 6 6 यानी कि 12। 8 + 12 कितना हो गया आपका? 12 + 8 20। यह हो गया 20 आपका ओनली बुक 1 से। बुक 2 की अगर हम बात करें तो चैप्टर 2 जो है पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इन इंडिया, यानी कि इस चैप्टर में हमें इंडिया की जो पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लाइक बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुत सारी पार्टी इंडिया में, उनका स्ट्रक्चर समझना। दैट मीन्स जो इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी उनका स्ट्रक्चर क्या है। क्या 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था क्या उस टाइम पे भी इतनी पार्टियां थी, या अभी अभी ये पार्टियां आई है? इंडिया का सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है? किसने, वो कौन सी पार्टी जिसने इंडिया में लॉन्ग टर्म तक रूल किया? आज जिस बीजेपी को हम देखते हैं, क्या ये बीजेपी स्टार्टिंग से थी, या इसका नाम कुछ और था, या ये भारतीय जनसंघ था, अब भारतीय जनता पार्टी हो गया है? तो उस पार्टी सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करना। दैट मीन्स इंडियन पॉलिटिक्स में आफ्टर 1947 के बाद इंडिया में जो पार्टीज हुए हैं, ओह सॉरी मेरा कैप गिर गया था थोड़ा। सो जो पार्टीज हुए उन पार्टीज के बारे में हमें यहां पे बेसिकली डिस्कस करना है, यानी कि ये चैप्टर ओनली 6 मार्क्स का जो है वो आएगा। चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 ये मैंने इसलिए कंबाइंड में लिखा बिकॉज ये चैप्टर जो है ये दोनों चैप्टर को ऐड करके आएगा। वो मैं आपको जब कभी अपडेट आएगा इसका मैं आपको बता दूंगा एग्जैक्ट कौन सा पेज नंबर से कहां तक। ये चैप्टर जो है 6 मार्क्स का आने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर 9 इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट, मीन्स इंडिया की पॉलिटिक्स में जो ट्रेंड और डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ है। इंडियन पॉलिटिक्स में कब कब डेवलपमेंट हुआ है, कब कब लोगों की आइडियोलॉजी, हमारे लीडर की आइडियोलॉजी, हमारे पार्टीज की आइडियोलॉजी चेंज हुई है, क्या ट्रेंड होता है। जैसे बीच में मोदी लहर था, तो ये जो ट्रेंड है इस ट्रेंड के बारे में हमें डिस्कस करना है। ये चैप्टर भी 8 मार्क्स का आएगा इंक्लूडिंग मैप वर्क ऑलरेडी इंक्लूड है। सो 6 12 + 8 20, ये भी हो गया आपका 20। सो 20 एंड 20 हो गया आपका टोटल 40 मार्क्स। सो आपका टर्म 2 का जो एग्जाम है वो 40 मार्क्स का आएगा एंड टाइमिंग जो होगा वो 1.5 आवर, 1.5 घंटे का एग्जाम होगा। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम क्या है कि सब्जेक्टिव, यहां पे भी कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव यानी कि कोई भी क्वेश्चंस आपको टिक नहीं मारने, कोई भी क्वेश्चंस में आपको फिल इन द ब्लैंक्स या कोई भी क्वेश्चंस में आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं आएंगे, सारे क्वेश्चंस सब्जेक्टिव होंगे। सो दैट मीन्स 1.5 आवर में आपको 40 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने। लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, अगर 5 नंबर का, वही सिंपल सी बात, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो आपको 5 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अगर 1 नंबर पे भी डेफिनेशन का क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेशन में आपको 2-3 लाइन में डेफिनेशन देना पड़ेगा, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो आपको अभी से अपनी राइटिंग की स्पीड के साथ अपने माइंड को सेटअप करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करना होगा, अदरवाइज आप 1.5 घंटे में 40 मार्क का क्वेश्चन पेपर सोल्व नहीं कर सकते हो। अगर प्रैक्टिस नहीं हुई तो आप सोल्व भी नहीं कर सकते हो। वो एक अनादर मैटर है कि किसी स्टूडेंट ने कहा सर मैं तो करके आ जाऊंगा, कैसे ना सर, टोटल क्वेश्चन आएंगे 10, मैं 5 करूंगा 5 छोड़ूंगा, वो तो कर सकते हैं। बट अगर आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, अटेम्प्ट करना है, तो आपको एक टाइम टेकिंग के साथ जो 1.5 आवर में आपको एक लिमिट लेके चलना होगा। अभी से आपको कम से कम 12-15 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन अभी से डेली घर पे सॉल्व करने होंगे, ताकि आपकी हैबिट जो है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाए। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जिसमें 40 मार्क्स सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, 1.5 आवर का एग्जाम होगा। सो ये तो हो गया हमारा सिलेबस के बारे में। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि CUCET, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को कहा था कि CUCET जो हमारे वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है। सो फर्स्ट आप लोग ये समझ लीजिए कि दिस ईयर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स 12th पास करेंगे
उनके ऊपर एक न्यू लॉ जो है वो अप्लाई कर दिया गया है। बेसिकली हमारे दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं, दिल्ली के जो रहने वाले सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या यूपी हरियाणा कहीं के भी हो सकते हैं, सिर्फ दिल्ली के ही नहीं, उनके लिए एक बैड न्यूज भी है और उनके लिए एक गुड न्यूज भी है। अब आप सोचोगे कि सर गुड न्यूज क्या है, बैड न्यूज क्या है? CUCET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि आफ्टर 12th के एग्जामिनेशन के बाद, आफ्टर जो आपका टर्म 2 एग्जामिनेशन है उसके बाद मैक्सिमम जो हमारे दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं या एनसीआर, दिल्ली के आसपास के जो एनसीआर हैं, गुड़गांव, हरियाणा, नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद, इनके मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं दिल्ली में ग्रेजुएशन करने के लिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि एडमिशन नहीं मिल पाता है। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आफ्टर 12th दैट मीन्स टर्म 2 एग्जाम के बाद आपका एक एग्जाम होगा जिसका नाम है CUCET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये एक तरह का स्कॉलरशिप टेस्ट है, स्कॉलरशिप एग्जाम है। जिन स्टूडेंट्स को 12th के बाद DU दिल्ली यूनिवर्सिटी या JNU या AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या जामिया यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली में है या अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जो भी अनादर यूनिवर्सिटीज हैं, इनमें जिन स्टूडेंट्स को एडमिशन चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, उनको ये एग्जाम क्लियर करना होगा, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। इसी साल से रूल जो है एप्लीकेबल हो रहा है, बिकॉज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट्स 2022 में 12th पास करेंगे, आप कहीं सपोज करो कोई यूपी चला गया, कोई बिहार चला गया, कोई राजस्थान चला गया, वहां जाके छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हो। बट अगर आपको दिल्ली या जो भी हमारे इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे BHU कहां है, या बनारस में है, यूपी बनारस, AMU कहां है, ये अलीगढ़ में, यूपी अलीगढ़ में, या और भी कोई, ये दिल्ली में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेन तो यही है, JNU ये भी दिल्ली में है, जामिया ये भी दिल्ली में है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी ये भी दिल्ली में है। अगर आपको आफ्टर 12th के बाद किसी को, बहुत सारे ऑप्शन है आप लोगों के पास, सपोज करो कोई BA करना चाहता है, कोई BA करना चाहता है, कोई मास कम्युनिकेशन करना चाहता है ग्रेजुएशन, ओके, या कुछ बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं जिसमें आप अप्लाई करोगे। आपके पास टर्म 2 एग्जाम कंप्लीट होते ही आपके पास 3 मंथ्स का टाइम होगा। आफ्टर टर्म 2 के बाद ओनली 90 डेज का टाइम होगा। उसके बाद होगा CUCET, मीन्स जिनको दिल्ली में रह के दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU या जामिया या अंबेडकर, इनमें से किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए, यूनिवर्सिटीज हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में इनका नाम आता है, इनमें अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको ये एग्जाम क्लियर करना होगा, अदरवाइज आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। प्लस इस एग्जाम का एक बेनिफिट ये है कि इस एग्जाम क्लियर करोगे तो आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा, आप लोगों को स्कॉलरशिप मिलेगा, कुछ फीस जो होगी वो आपका माइनस कर दिया जाएगा। जैसे कि सपोज करो किसी स्टूडेंट ने CUCET क्लियर कर लिया, सो दैट मीन्स अगर आपकी स्टार्टिंग की फीस अगर कितना है, सपोज करो 50,000, तो आपको 50,000 नहीं, आपको अप्रोक्सीमेट 30,000 पे करना होगा। दैट मीन्स 50,000 के फीस में से -20,000 आपका लेस कर दिया गया, ये हो गया आपका स्कॉलरशिप जो आपका माइनस कर दिया गया, ओके। उसके बाद आपको 30,000 ही पे करना है। कुछ यूनिवर्सिटीज में आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगा, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, बट दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया या अंबेडकर, इनमें एडमिशन के लिए आपको ये एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप जब तक इस एग्जाम को क्लियर नहीं करोगे CUCET, तब तक आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। चाहे आप कोई भी फॉर्म फिलअप कर दो, कहीं पे भी आप अपना कट ऑफ का नाम देख लेना, कुछ भी देख लो, एडमिशन आपको नहीं मिल पाएगा। ये दिस ईयर से न्यू ट्रेंड, यही है न्यू ट्रेंड, न्यू अकॉर्डिंग टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग यही न्यू ट्रेंड है। एंड अगर कोई स्टूडेंट सोच रहे कि आएगा क्या इसमें आपका टर्म 2 में मैक्सिमम सिलेबस टर्म 2 से ही आएगा। यानी कि जब सपोज करो कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट है,
उसने मुगल अंपायर के बारे में डिस्कस किया है, मुगल अंपायर के बारे में उसने 12th में पढ़ा है। उसी मुगल अंपायर के चैप्टर से यहां CUCET में क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं आपको इसका सिलेबस बाद में अपडेट कर दूंगा जब आएगा, बट ये है कि ये आपके 12th से ही पूछा जाएगा। यानी कि अभी आप लोगों को जो टर्म 2 में तैयारी करनी, उतना डीप करना है कि आपका टर्म 2 भी अच्छे से निकल जाए, प्लस साथ में आपका CUCET भी अच्छे से निकल जाए। बिकॉज आपको CUCET के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 90 डेज का ओनली टाइम है, ओनली 90 डेज का, सिर्फ 90 डेज का। अब कोई स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा कि सर अगर हमने ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे? जो भी स्टूडेंट्स ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएगा, उनको इन यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। आपको फिर कहीं आउट ऑफ दिल्ली जाके गांव वगैरह में कहीं छोटे मोटे कॉलेज में या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पैसा देके, साफ सीधी बात है, पूरी दुनिया देती है, इसमें कोई छुपाने की, मुझे तुमसे छुपाने की जरूरत नहीं है, या तुम्हारे सामने शर्मा के मैं ना बताऊं छुपाने कोई मतलब नहीं है। पूरी दुनिया को पता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आप ले जाओ बंडल भर भर के सीधा, कि उनके बोलने से पहले 5 लाख रुपए रख दो, आपको तुरंत एडमिशन दे देंगे, बट उसका कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, बट मैं एक बात कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स आफ्टर 12 के बाद गवर्नमेंट जॉब मींस लाइफ में उनका ऑप्स चाहिए कि वो आगे गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं, आप वो स्टूडेंट्स इस एग्जाम को जरूर देना। बिकॉज इस एग्जाम को दोगे तो आपको काफी सारी बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट मीन्स ये है कि काफी सारी चीजें होंगी जो आप यहीं पे पढ़ लोगे, आगे तक आपको डाउट नहीं होगा। जो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि मुझे आगे जाके SSC या UPSC या एनी अदर कोई भी अदर गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना है, तो आप लोग अभी 12 से स्टार्ट हो जाओ। 12 टर्म 2 के साथ साथ आपको इसकी भी तैयारी मिलेगा। सो टर्म 2 के साथ साथ आप इसकी भी तैयारी करो, ताकि आपको बाद में मेहनत करना ना पड़े। और जब आप इसको क्लियर करके जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि हाँ हमने इतना पढ़ा है और हमें इतना आता है। ये जब जैसे पूरी दुनिया में आधे लोग गधों की तरह बैठे रहते हैं ना। अभी 3-4 दिन पहले मैंने स्टूडेंट से पूछा कि थार डेजर्ट सुना है? कह रहा हाँ सर, अफ्रीका में। मतलब जो थार डेजर्ट हमारे राजस्थान में है वो अफ्रीका में आ गया है। तो ऐसे गधों भी बहुत है हमारे हिंदुस्तान में, गधों की कमी नहीं है। पर हाँ यह है कि जिन स्टूडेंट्स को आगे जाके अपना लाइफ में कुछ करना है, SSC, UPSC, एनी अदर गवर्नमेंट जॉब कोई भी, और जो चाहते हैं कि हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल जो बड़े बड़े कॉलेज है इंडिया के, हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े, जाओ आप एंट्री करते ही आंखें खुली रह जैसे जो सोच रहे, तो उनके लिए ये क्लियर करना कंपलसरी। अगर आप इसको क्लियर नहीं करोगे तो आपको एडमिशन तो भूल जाओ, आपको गेट के अंदर भी जाने नहीं देंगे। आप एडमिशन तो भूल जाओ, आपको गेट के अंदर भी जाने नहीं देंगे। सो आपका मेन एजेंडा है टर्म 2, प्लस टर्म 2 के साथ साथ हम आपको CUCET की भी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो आप CUCET का भी दो, क्योंकि आप टर्म 2 के साथ साथ बाद में आप सोचोगे सर 90 डेज है हमारे पास, कर लेंगे तैयारी, नहीं कर पाओगे। सिलेबस वही है जो आप 12th में पढ़ रहे हो, बट क्वेश्चंस थोड़ा सा डीप पूछा जाएगा। तो जब आप मुगल अंपायर के बारे में पढ़ रहे हो तो मान लो मुगल अंपायर में एक चीज है कि जो बाबर है, मुगल अंपायर का फाउंडर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, वो फरगना से आया था, उसका होमलैंड बर्थ प्लेस फरगना था, काबुल अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान उधर, ये आप सबको पता, आपने चैप्टर में पढ़ा है। बट वहां क्वेश्चन में पूछ लिया CUCET के एग्जाम में कि जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, उनके फादर का नाम क्या था? अब आप कहोगे सर फादर का नाम तो हमने अपने NCERT में पढ़ा ही नहीं है। इसी तरह से डीप लेवल के क्वेश्चन यहां आएंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि हम आपको जब टर्म 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, सो टर्म 2 की प्रिपरेशन के साथ साथ ही हम आपको डीप क्वेश्चंस भी करवा देंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आपको उसका बेनिफिट यहां पर मिले। ओके, सो ये बेसिक क्राइटेरिया पूरा CUCET का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बस आप लोग ये याद रखिए कि अगर आपका ये एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप दिल्ली में टिक नहीं पाओगे। 2 ही कंडीशन है, या तो सीधा 4-5 लाख रुपए लेकर रख दो प्राइवेट वालों के पास कि सर हमें चाहिए एडमिशन, वो दे देंगे पैसा,
पैसा दोगे तो दे देंगे, अदरवाइज यहाँ तो आपको पैसा मांगेंगे नहीं, आप दे भी नहीं सकते हो, रूल ही नहीं। यहाँ तो बस ये है कि आप CUCET क्लियर करके आओ, CUCET क्लियर करके आओगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। अदरवाइज बाद में आप फिर एडमिशन के लिए, दिल्ली के स्टूडेंट, काफी स्टूडेंट मैंने देखे हैं घूमते हैं बाद में इधर उधर की, कोई एडमिशन दे दो, कहीं एडमिशन नहीं मिलता। रेगुलर ये जो है ये सब रेगुलर है। बाद में फिर स्टूडेंट्स कई सारे क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग से, मीन्स डिस्टेंस लर्निंग जिसको हम कहते हैं, यानी कि घर पे बैठो, कॉलेज आने की जरूरत नहीं है, कब एग्जाम हो रहा है कब कुछ हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। जो ओपन जिसको हम कहते हैं, नॉर्मली ओपन से भी करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि रेगुलर में एडमिशन नहीं मिलता। तो ये आपका रेगुलर है। रेगुलर के कॉलेज पाने के लिए स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट चाहता है कि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाना है या JNU जाना है या जामिया जाना है या अम्बेडकर, बिकॉज दिल्ली में हमारे पास यही ऑप्शन है। हाँ, आप BHU जा सकते हो, मूव कर सकते हो, AMU भी जा सकते हो, बट ऑप्शन हमारे पास सिर्फ यही है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए CUCET कंपलसरी, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। सो आई होप आप सबको कॉन्सेप्ट प्रॉपरली समझ में आया होगा CUCET का क्या है। और मैं आपको फाइनली लास्ट टाइम पे एक बात कहूंगा कि जो स्टूडेंट्स अपने लाइफ में आगे कुछ बनना चाहते हो, आप लोग CUCET को क्लियर करके जाना। आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कि मैं कितने लेवल पे हूं ना। हमारे हिंदुस्तान में रेस बहुत है, हर चीज में रेसिंग है। कोई स्टूडेंट चाहता है छोड़ो क्या करना, नहीं लेना एडमिशन, छोड़ो, 12 कर लिया बहुत है। तो भैया आप महान हो, आप धन्य हो, आप लेजेंड हो। पर जो स्टूडेंट चाहता है कि मैं आगे लाइफ में कुछ करूं, तो आप इसको क्लियर करना। अगर आपने इसको क्लियर नहीं कर पाए अभी, तो आप सोचना हम आगे क्या करेंगे। अगर आप 12 के बाद इस एंट्रेंस को क्लियर नहीं कर पाए तो आप आगे कुछ कर भी नहीं पाओगे। तो ये क्लियर करना बहुत टारगेट बना लो अभी से, CUCET, क्योंकि अब आ गया इम्तिहान की घड़ी, अब कुछ टाइम बचा नहीं है। अब CUCET आने में 4-5 महीने बचे हैं, आपके 4-5 महीने वैसे निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। टर्म 2 हो जाएगा, टर्म 2 के बाद वो हो जाएगा। और हाँ, CUCET में आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, सारा ये 12 का सिलेबस है। आपको मैं सिलेबस अपडेट कर दूंगा कि क्या क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग बस आपको क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी होगी। सिलेबस यही है जो आप टर्म 2 में पढ़ोगे, कुछ टर्म 1 का भी है, कुछ जो हमने टर्म 1 में पढ़ा वो भी कुछ है, बट मैक्सिमम 80% तो टर्म 2 का सिलेबस है। अगर आपने टर्म 2 का सिलेबस प्रॉपरली कर लिया तो आपके 2 बेनिफिट है। एक तो आपका जो फाइनल एग्जाम है 12th में, फाइनल एग्जाम है, उसमें बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन हो गया, बहुत अच्छा कर लिया, प्लस आपका CUCET जो है उसमें भी आपका क्लियर होने का मैक्सिमम चांसेस जो है वो बन जाते हैं। तो प्रिपरेशन एक ही करना है, बस प्रिपरेशन एक ही करना है, उसके साथ आपका ये भी क्लियर हो जाएगा, साथ में आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो कोशिश है, उम्मीद है कि आप सबको समझ में आया होगा। इसी के साथ विदा लेते हैं। थैंक यू सबको, धन्यवाद।